हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर लैसअप यानी एलसीएम के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें मैंने आपको एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं और उसकी कौन कौन सी विधियाँ होती है उसके बारे में बताया था। अब आज ही क्लास में हम अध्ययन करेंगे मैसअप, इसे हम महत्तम समापवर्ती के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम HCF भी कहते हैं। अब हम ये देखेंगे आज कि जो HCF होता है, जो मैसअप होता है, उसको ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ होती है और कितने मेथड से मतलब कितने तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैसअप ज्ञात करने की मैं आपको दो विधि बताऊंगा। ठीक है, कितनी विधि बताएंगे हम आपको? दो विधि बताएंगे। इसकी मुख्य दो विधि होती है मुख्य रूप से। पहली विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसअप ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसअप ज्ञात करना या HCF ज्ञात करना। दूसरी विधि होती है भाग विधि, डिवाइड मेथड। भाग विधि से मैसअप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। वैसे मैं आपको चीज़ बता दूं, यहाँ पे मैसअप को हम HCF कहते हैं। इसका अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उन संख्याओं में जो अधिकतम कॉमन संख्या होती है वही आपका मैसअप यानी HCF होता है। अब देखिए, इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो प्रत्येक संख्या के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF मतलब मैसअप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाग विधि से मैसअप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि पर। ठीक है, अब देखिए, तुम साफ कर, हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नंबर पर अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसअप ज्ञात करना। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इसको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इस विधि से किस प्रकार से हम मैसअप ज्ञात करते हैं। HCF यानी मैसअप ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसमें आपको दे रखा है, मान लीजिए 8, 12 और 24। 8, 12 और 24 का आपको मैसअप ज्ञात करना है। ठीक है, आपको मैसअप ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का। हम क्या काम करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में इन सब का अलग अलग फैक्टर कर देंगे, मतलब अलग अलग इनके गुणनखंड कर लेंगे। अब देखिए, 8 है, 8 के फैक्टर करेंगे तो पहले 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम, फिर 2 का डिवाइड देंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम आते हैं 12। इसमें अलग अलग फैक्टर करना होता है, ध्यान रखना। जबकि लैसअप में हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैसअप में आपको प्रत्येक संख्या के अलग अलग फैक्टर करने होते हैं, मतलब अलग अलग गुणनखंड करने होते हैं। देखिए, 12 है, इसमें पहले 2 का डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम, फिर इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1। अब आते हैं 24। ठीक है, अब 24 में देखिए, सबसे पहले 2 का डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 12 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 प्राप्त हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, और फिर 3 का डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हम इन सब संख्याओं के फैक्टर लिख लेंगे मल्टीप्लाई के रूप में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे 8 है, 8 के फैक्टर क्या हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसका अर्थ ये हो गया, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3। अब देखिए 12, दूसरी संख्या कौन सी थी 12, इसके फैक्टर क्या है भाई, इसके फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका अर्थ ये हो गया 2 कितने टाइम है 2 टाइम, मतलब 2 बार आपके 2 आ रहा है, जबकि 3 कितने टाइम है 1 बार, एक बार। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1।
ठीक है, ये आपके 12 के फैक्टर हो गए इस तरीके से। अब हम आते हैं 24। इसमें देखिए 2 1 2 3, अब 3 बार तो आपके 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर इंटू में 3। इसका अर्थ ये हो गया, इसको हम घात के रूप में अगर लिखेंगे कैसे लिखा जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर इन सभी को घातों के रूप में लिख लिया। अब मैथ्स के अंदर क्या है देखते हैं अपन। इसका अर्थ होता है HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पर तो इसके अंदर आपको ये देखना है उसी अंक को लेना है जो तीनों पंक्तियों में हो और उसी की सबसे छोटी घात आपको लेनी है। देखिए यहाँ पे 2 कितने बार है, 3 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार। यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार। 2 यहाँ पे तीनों पंक्तियों में आ रहा है, तीनों लाइनों में आपके 2 आ रहा है। ठीक है, तीनों लाइनों में आपके 2 आ रहा है, मतलब 2 यहाँ पे क्या है, कॉमन है। आपको केवल वही संख्या लेनी है, मतलब वही अंक लेना है जो तीनों लाइन में हो। ठीक है, तीनों पंक्तियों में हो और उसकी सबसे छोटी घात, कम से कम घात कितनी है वो आपको वो लेना है। तो यहाँ पर जब हम मैथ्स पे ज्ञात करेंगे इन तीनों पंक्तियों का कंपेयर करके, मतलब HCF जब हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे 2 3 बार, यहाँ भी 3 बार है, लेकिन 2 कम से कम 2 बार तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन हो गया 2 टाइम, 2 की पावर 2। इसका मतलब ये हो गया 2 इंटू 2 यानी 4। तो ये आपका 4 क्या हो गया, मैसेप हो गया। यहाँ पर हम 3 को नहीं लेंगे। 3 को क्यों नहीं लेंगे भाई, 3 यहाँ पे तीसरी पंक्ति में 1 टाइम है, एक बार है। दूसरी पंक्ति में भी एक बार है, लेकिन पहली पंक्ति में यहाँ पे 3 है ही नहीं। तो इन तीनों पंक्तियों में 3 जो 3 है वो कॉमन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। आपको केवल कॉमन नंबर लेना है और उसकी सबसे कम वाली जो घात है उसी को आपको लेना है 1 टाइम, एक बार। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसलिए हमने इसको ले लिया। जबकि यहाँ पे 3 टाइम है, यहाँ भी 3 टाइम है। ठीक है, अब देखिए एक और देखते हैं हम। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आपके पास में है मान लीजिए 30, 45 और 75। ठीक है, इन तीनों का आपको क्या याद करना है, HCF, मतलब वही मैसेप है, आपको याद करना है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम अलग अलग फैक्टर करेंगे। ठीक है, पहले 30 के फैक्टर करेंगे अपन। तो 30 में सबसे पहले 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे कितने प्राप्त होगा, 15। फिर 3 का डिवाइड होगा या 5 टाइम, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर है 45। 45 में सबसे पहले 2 का डिवाइड होगा नहीं, इसमें 3 का डिवाइड होगा। ठीक है, कितना टाइम जाएगा, 15। फिर इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम, वही 5 का डिवाइड करेंगे तो 1। अब आ जाइए तीसरी संख्या के पास 75 में लिखा 75। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले 2 का डिवाइड इसमें नहीं होगा, इसमें 3 का डिवाइड होगा क्या, इसमें 3 का डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब 25 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 प्राप्त होगा, फिर 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इनके फैक्टर लिखेंगे अपन पहले यहाँ पर। तो यहाँ पे जो 30 है उसके फैक्टर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसका अर्थ ये हुआ यहाँ पे 2 भी 1 टाइम है और 3 भी 1 टाइम और 5 भी कितने टाइम है, 1 टाइम। यहाँ पे 3 तरह की डिजिट आपको प्राप्त हुई, 3 तरह की नंबर आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो तीनों नंबर आपके सिंगल एक एक बार ही आ रहे हैं। अब हम आते हैं 45 पर। 45 के जो फैक्टर है क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका अर्थ ये हो गया यहाँ पे 3 कितने बार है, 2 बार। तो इसके लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 कितने टाइम है, 1 टाइम, तो 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखिए 75 पे आ जाइए। 75
इसके फैक्टर है 3 × 5 × 5, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 1 टाइम है, ठीक है। इसके अलावा 5 2 टाइम है। अब आपको इन तीनों पंक्तियों को देखना, एक तो इसको, एक इसको और एक इसको, ठीक है। इन तीनों पंक्तियों को आप देखना। इन तीनों में पहले तो आपको वो नंबर देखना है जो कॉमन हो। देखिए पहली पंक्ति में 2 आ रहा, फिर दूसरी पंक्ति में 2 नहीं है, तीसरी में भी 2 नहीं है, इसलिए हम 2 को नहीं लेंगे। मतलब HCF में 2 का स्थान नहीं होगा। यहाँ पे जब हम मैसेप पे याद करेंगे, मतलब HCF जब हम याद करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें 2 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। इन तीनों पंक्तियों में 3 क्या है, कॉमन है। मतलब तीनों में सार्वनिष्ठ गुणनखंड है 3, तीनों में कॉमन है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब 3 की सबसे कम वाली घात देखनी है, 3 की सबसे कम पावर, सबसे कम वाली जो घात है वो कितनी है। यहाँ सबसे कम 3 1 टाइम है, यहाँ 3 1 टाइम है, यहाँ भी 3 1 टाइम है, जबकि यहाँ 3 कितनी टाइम है, 2 टाइम है। तो 3 को लेंगे 1 टाइम, कितने टाइम, 1 टाइम, कम वाली पावर को लेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 भी यहाँ पे कॉमन है। ये 5 पहली पंक्ति में भी है 1 टाइम, दूसरी पंक्ति में भी है 1 टाइम और तीसरी पंक्ति में भी है 2 टाइम। मतलब पहली पंक्ति में एक बार, दूसरी पंक्ति में भी एक बार, जबकि तीसरी पंक्ति में कितनी बार है, 2 बार। तो कम से कम जो 5 है, मतलब जो 5 है, तो कितने बार है, एक एक बार तो है ही है, ठीक है। इसलिए हम 5 को लेंगे 1 टाइम। इसकी कम वाली घात आपको देखनी है। अब 3 × 5 कर लेंगे, 3 × 5 यानी 15 आपका HCF हो गया, मतलब आपका ये मैसेप आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ये हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका मैसेप है ज्ञात करना। अब हम आते हैं सेकंड मेथड पर, इसमें हम देखेंगे भाग विधि से मैसेप है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे, अभी आप देखिए, अब हम आते हैं सेकंड मेथड पर। इसमें हम देखेंगे भाग विधि से, ठीक है, मैसेप है किस प्रकार ज्ञात करते हैं। HCF ज्ञात करना यानी मैसेप है, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन हम वही ले लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट जो हमने अभी सॉल्व किया था। हम लेते हैं 8 12 और 24, ठीक है। इसमें क्या काम करना पड़ता, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कोई भी 2 संख्याओं का मैसेप ज्ञात करते हैं, फिर जो मैसेप आता है उसका और इस तीसरी संख्या का मैसेप ज्ञात करेंगे। अभी का मैसेप ज्ञात कैसे करेंगे भाई, देखिए सबसे पहले हम 8 और 12 का मैसेप ज्ञात करेंगे। इसको हम अभी छोड़ रहे हैं, इसको अभी हम नहीं लेंगे, ठीक है, इन दोनों को लेंगे हम। इसमें क्या करना होगा, छोटी संख्या का डिवाइड करना होगा, मतलब भाग देना होगा बड़ी संख्या में। हम 8 का भाग देंगे इसके अंदर 12 के अंदर, जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है भाग विधि से मैसेप ज्ञात करना। इसमें आपको भाग देना होता है, मतलब डिवाइड करना होता है छोटी वाली संख्या का एक बड़ी वाली संख्या में, और स्टार्टिंग में 2 संख्या लेनी है आपको कोई से भी, ठीक है। अब देखिए 8 का डिवाइड इसमें करेंगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, तो कितना प्राप्त होगा आपको 8, घटाव करें कितना प्राप्त होगा आपको 4, कितना बचा आपके पास 4। अब जो शेषफल बचा, जो रिमाइंडर आपके बचता है, उसका हम वापस से भाग देते हैं आपके भाजक में। अब इस 4 का भाग देंगे हम वापस से 8 के अंदर, ठीक है। इसी में कर लेंगे हम यहाँ पे वापस से 8 को यहाँ ले आएंगे उठा के यहाँ पर। अब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना प्राप्त हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो अंतिम वह संख्या, वह लास्ट का नंबर जिससे का भाग देने पर आपको 0 शेषफल प्राप्त हो, वही उनका मैसेप होता है। अब देखिए यहाँ पे 8 और जो 12 है, इनका जो मैसेप है वो तो कितना हो गया, इसका मैसेप आपके पास हो गया 4, क्योंकि अंतिम बार आपने 4 का डिवाइड किया है, और 4 का डिवाइड करने पे आपको शेषफल क्या प्राप्त हुआ, 0, मतलब आपका डिवाइड खत्म हो गया, भाग खत्म हो गया। तो यहाँ पर जिस संख्या से भाग देने पर
शेषफल शून्य प्राप्त हो वही आपका मैसअप होता है। लेकिन अभी ध्यान रखने वाली बात ये है, हमने केवल दो संख्याओं का मैसअप है ज्ञात किया। अब इस 4 के साथ हम लेंगे 24 को, ठीक है। अब लिखेंगे अपन 4 और 24 का मैसअप है, इनका भी मैसअप हम देखो ज्ञात करेंगे। पहले तब 4 का डिवाइड करेंगे हम 24 में, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम में पूरा भाग चला जाएगा, 4 6 जा 24, क्या हुआ शेषफल 0 गया पहली बार के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो HCF वो भी कितना होगा 4। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन तीनों संख्याओं का जो मैसअप है वो क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 का डिवाइड करने में मैसअप है, मतलब शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है आपको 0। हम कह सकते हैं अतः इसका मतलब ये हो गया 8 12 और 24 का मैसअप है, यानी HCF कितना हो गया 4। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें पहले हमने दो संख्याओं का लिया, मैसअप ज्ञात किया दोनों संख्याओं का 8 और 12 का, इन दोनों का मैसअप कितना आया 4। फिर हमने 4 को लिया इस 24 के साथ, जो बची हुई तीसरी संख्या है उसके साथ हमने इसको लिया, इन दोनों का भी मैसअप कितना आ रहा 4 ही आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों संख्याओं का जो मैसअप है वह आपका 4 ही होगा, ठीक है। अब देखिए एक और देखते हैं हम एग्जाम्पल। देखिए हम सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पास में है 30, हमने भी लिया भी था 30, 45 और 75 का मैसअप है, यानी HCF आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये मैसअप आपको ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले कोई से भी दो संख्याएं आप ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इन दोनों संख्याओं को ले लिया, सबसे पहले 30 और 45 को। पहले इन दोनों का मैसअप ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों का जो मैसअप आएगा उस मैसअप के साथ हम 75 को भी ले लेंगे, ठीक है। इसको हम बाद में लेंगे, पहले दोनों का हम ले रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या जो है 30 इसका हम डिवाइड करेंगे 45 में, ठीक है। अब देखिए 30 का हम डिवाइड करेंगे पहले 45 में, कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, कितने टाइम आएगा 1 टाइम, कितना आएगा 30 प्राप्त होगा आपके। अब घटाव करने पर कितना प्राप्त होगा आपका 50, ठीक है। ये क्या है रिमाइंडर है, मतलब शेषफल है। अब जो शेषफल है इस शेषफल का हम वापस भाग देंगे आपके 30 के अंदर। यहीं पे हम कर लेते हैं, ये 30 को हम यहीं पे कर दिया है। इस जो शेषफल है इसका भाग देना होता है वापस से आपको भाजक के अंदर, जिसका जस्ट आपने पहले भाग दिया उसी में आपको दोबारा भाग देना पड़ता है शेषफल का। अब 15 का हम भाग देंगे, मतलब डिवाइड करेंगे 30 में, कितने टाइम जाएगा 2 टाइम, कितना होगा यहाँ पे 30। अब कुछ शेष बचा, अगर शेष में कुछ भी नहीं बचा, तो अंतिम बार लास्ट टाइम आपने किसका डिवाइड किया 15 का डिवाइड किया, किसमें दिया 30 में, और शेषफल क्या प्राप्त हुआ 0, मतलब कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ 30 और 45 का मैसअप कितना प्राप्त हो गया भाई, इन दो का मैसअप आपको प्राप्त हो गया 50, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का जो मैसअप है जो HCF हो गया 15। अब हम 15 के साथ लेंगे 75 को, ठीक है। अब हम 15 और 75 को भी लेंगे 15 और 75 का मैसअप है। अब इन दोनों का मैसअप हम याद करेंगे, तो 15 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर, देखते हैं कितने टाइम बाद जाएगा। देखिए 15 का हम डिवाइड करेंगे 75 में, मतलब भाग देंगे 75 में, इसमें पूरा भाग चल जाएगा 5 टाइम, ठीक है। तो यह हो जाएगा 75 और शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको 15 से मतलब 15 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0। इसका अर्थ ये हुआ इन तीनों संख्याओं का जो मैसअप है वो कितना हो गया 15 हो गया। मतलब 30, 45 और 75 का जो HCF है वो आपके हो गया 15, ठीक है। इस तरह से हमने मैसअप ज्ञात कर लिया भाग विधि से।
ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए। हाँ भाई, अब देखिए आपके पास थर्ड एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए के पास है 90, 110 और 150। इन तीनों का आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, इन तीनों का भी आपको HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें भी हम दो संख्या लेंगे, कोई सी दो संख्या लेंगे तो ज़्यादा अच्छा ये है कि जो छोटी वाली दो संख्या है उनको आप ले लीजिए पहले। तो मैं 90 और 110 को ले लिया, इन दोनों का हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 90 का ऐड करेंगे, ठीक है, किस में करेंगे 110 में। 90 का जब इसमें भाग देंगे कितने टाइम जाएगा 1 टाइम, कितनी बार एक बार। कितना प्राप्त होगा आपको एक बार में 90। अब यहाँ पे घटाव करेंगे मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपके 20 शेष बच जाएगा। कितना प्राप्त होगा 20 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे शेषफल बच रहा है, अभी शून्य प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इस शेषफल का हम वापस भाग देंगे किसके अंदर, जो आपका भाजक है उसके अंदर। अब 20 का हम भाग देंगे वापस 90 में, इसलिए हम यहाँ पे 90 कर लेते हैं। यहाँ पे कितना कर दिया, यहाँ पे 90। अब 20 का डिवाइड करो इस 90 में, कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। ठीक, कितने टाइम 4 बार। तो कितनी प्राप्त होगा आपको 80। ठीक है, अब वापस से हम घटाव करेंगे यहाँ पर तो कितना प्राप्त होगा आपके पास 10। 90 में से 80 माइनस करेंगे, कितना प्राप्त हो गया भाई 10 प्राप्त हो गया। अभी भी शेषफल 0 नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम वापस से 10 का डिवाइड करेंगे इस 20 में। ठीक है, 10 जो शेषफल बचा है इसका वापस से भाग देंगे इस भाजक के अंदर। तो यहाँ पे 10 का भाग देंगे हम इस 20 के अंदर 20 में, तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, मतलब 2 बार गया तो यहाँ 20 प्राप्त होगा। अब आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आपका शेषफल 0 प्राप्त हो गया। फिर लास्ट बार जिस संख्या से भाग देने पर आपको शेषफल 0 प्राप्त हो जाए वही आपका मैसअप होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 90 और 110 का जो मैसअप है वो कितना आ गया 10, मतलब 10। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 90, 90 और 110 का जो HCF है वो तो आपके पास आ गया 10। ठीक है, कि लास्ट बार 10 का डिवाइड करने पर आपको शेषफल 0 प्राप्त हुआ और आपकी जो डिवाइड वाली जो सीरीज है वो एंड हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब 10 और 150, अब लिखेंगे 10 और 150 का HCF। अब इन दोनों का आपको HCF याद करना, इसके लिए आपको 10 का डिवाइड करना पड़ेगा इस 150 में। तो देखिए 10 का जब हम डिवाइड करेंगे 150 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा अगर आप करेंगे तो 15 बार इसका डिवाइड हो जाएगा। ऐसे कर लीजिए, पहले 1 टाइम दिया, कितना प्राप्त हो गया 10, वापस कितना बच गया 5। अभी पूरा डिवाइड नहीं हुआ, ध्यान रखना पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ ऊपर से 0 उतारा तो 10 5 जा 50। ठीक है, अब ये पूरा डिवाइड हो गया आपका और आपके शेषफल कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी शेषफल प्राप्त नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि 10 और 150 का जो HCF है वो भी 10 ही होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यहाँ पे जो तीनों संख्याएं हैं, ये तो 90 और एक 110 और एक 150, ठीक है, इन तीनों का जो HCF है वो कितना हो गया आपके 10। ठीक है, इस तरीके से। कोई दिक्कत है भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखिए इसमें एक विशेष नोट आपको मैं लिखवाता हूँ, उसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए अब आप देखिए, आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर लैसअप ज्ञात करने के बारे में सिखाया था और आज की क्लास में हमने सीखा है मैसअप के बारे में, मतलब HCF के बारे में। इन दोनों से संबंधित एक विशेष बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। आपके यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो नोट है वो बताता हूँ मैं आपको, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, असहभाज्य जो संख्याएं होती है, मतलब जिनमें कुछ भी कॉमन
नहीं हो। असहभाज्य संख्याओं का, जो संख्याएं होती हैं उनका जो गुणनफल होता है वही उनका लसप होता है। ठीक है, असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका एलसीएम होता है, मतलब लसप होता है। ये उनका एलसीएम यानी लसप होता है। ठीक है, जबकि इन संख्याओं का मैसप, जबकि इन संख्याओं का मैसप, मतलब जो HCF होता है, मतलब वो कितना होता है, हमेशा एक। ठीक है, सदैव एक होता है, एक, वन होता है। अब आप कहेंगे भाई ये सहभाज्य संख्या कौन सी होती है भाई, ये तो हम जानते ही नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें कोई भी अंक आपस में कॉमन नहीं होता, ठीक है, जिसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, उनको बोलते हैं सहभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए 8 और 9, यहाँ पे 8 और 9 में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। और इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर 9 और 25, इन दोनों में भी कोई अंक कॉमन नहीं है। 9 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 आएगा, जबकि 25 के फैक्टर करोगे तो 5 इंटू 5 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 3, 5 और 11, ये आपस में सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें कोई भी अंक आपस में कॉमन नहीं है। 3 के फैक्टर में 3 रहेगा, 5 के फैक्टर में 5 ही रहेगा, 11 के फैक्टर में 11 ही रहेंगे। तीनों के आपस में प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो आपस में प्राइम नंबर होते हैं वो भी आपके असहभाज्य संख्याएं होती हैं। और इसके अलावा आपके पास इनके प्राइम नंबर के अलावा और कोई संख्या भी हो जिसमें आपस में कोई भी अंक कॉमन नहीं हो, तो उनका मैसप हमेशा एक होता है। अब देखिए इसका जो HCF होगा, जो मैसप होगा, मैसप वो क्या होगा, इसका 1। इसका भी मैसप कितना होगा, 1। ठीक है, ये मुझे पता है इनमें आपस में कोई अंक कॉमन नहीं है, तो मैसप मतलब HCF कभी भी 0 नहीं होता, ध्यान रखना। इनका मैसप क्या होता है, कम से कम 1 तो होगा ही होगा। इसका भी मैसप क्या होगा, 1 होगा। मैंने पहले कहा कि जो असहभाज्य संख्याएं होती हैं, इन संख्याओं का मैसप मतलब HCF सदैव 1 होता है। ठीक है, ये तो हुई मैसप की बात। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी डिजिट आपस में कॉमन नहीं होता है उन्हें हम असहभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इनका मैसप है यानी HCF हमेशा 1 होता है। जैसे क्रमागत संख्याएं भी हो सकती है, क्रम से आने वाली, जैसे 8, 9 और 10, इनका मैसप क्या होगा, इनका मैसप भी 1 होगा। या हम कहें मतलब 12, 13 और 14, इनका मैसप क्या होगा, तो हम कहेंगे इनका मैसप भी 1 होगा। मैसप कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें आपस में कोई भी नंबर, कोई भी अंक कॉमन नहीं होता, इसलिए। अब रही बात इनके एलसीएम की, ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बताया था एलसीएम कैसे याद करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी संख्याएं हो, ठीक है, जिनमें कोई डिजिट कॉमन नहीं हो, तो उनका गुणनफल करने पर आपको एलसीएम प्राप्त हो जाता है। देखेंगे एलसीएम निकालते हैं पहले वाले सवाल के अंदर, एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 8 इंटू 9 कर देंगे। क्या कर देंगे, 8 इंटू 9। ये 8 इंटू 9 करने कितना प्राप्त होगा आपके पास, 72। ठीक है, ये इसका एलसीएम हो गया इस फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम मतलब लसअप है। इसमें क्या करेंगे, 9 इंटू 25, तो मल्टीप्लाई करने पे प्राप्त हो जाएगा 225। 225 ये इनका लसअप हो गया, मतलब
एलसीएम हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पर इन तीनों का लसअप है, मतलब एलसीएम क्या होगा, इनमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है, ठीक है, ये असहभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको लसअप प्राप्त हो जाएगा। मतलब इन तीनों का भी जो लसअप है जिसको हम एलसीएम कहते हैं, ठीक है, वो कितना प्राप्त हो जाएगा, यानी 3 इंटू 5 इंटू 11। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 55, और 55 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 165। तो इस तरह से ये आपका लसअप भी हो गया और मैसअप भी हो गया। तो आपको ये नोट आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें क्रमागत संख्या भी हो सकती है और ऐसी संख्याएं भी हो सकती है जो क्रम से नहीं आती, लेकिन उनमें आपस में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होता, तो उन संख्याओं को हम डायरेक्ट गुणा करके उनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया एलसीएम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार।